अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेसन्स में हमने पेस्टल को समझा, पेस्टल के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्कस किया। आज इस वीडियो में हम पेस्टल एनालिसिस के कुछ केस स्टडीज और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये आपके पास पेपर्स का है। सवाल कहता है WMB इज अ लार्ज मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी that has automobile assembly plants in over 24 countries, including Ravada, where it holds the largest market share by reach and revenue. एक कंपनी है और वो मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस करती है, उसके बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेशंस हैं। एक उसमें से कंट्री जो है वो रवाडा है उसका नाम। Ravada's government is considering to put a complete ban on imports. गवर्नमेंट एक फैसला ले रही है कि हम इंपोर्ट्स को बैन कर दें of all automobiles and their parts in order to promote local automobile manufacturers, which is going to have an adverse impact on WMB's operations in Ravada. ऑब्वियस सी बात है, जब इंपोर्ट्स बंद हो जाएंगी तो आपका जो काम है वो डिस्टर्ब होगा। सवाल कहता है रिक्वायरमेंट में एक्सप्लेन एनी फोर अप्रोचेस दैट WMB कैन यूज टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स स्टांस ऑफ कंप्लीट बैन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल्स एंड देयर पार्ट्स। ऑल्सो प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फॉर ईच अप्रोच। अच्छा, ये जो चार अप्रोचेस की बात कर रहा है, स्पेसिफिकली यही चार अप्रोचेस जो है वो मैंने अपने हैंडआउट में भी मेंशन करी हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनके फैसलों को चेंज करने के लिए कुछ एफर्ट्स कर सकते हो। ये चार बातें आपने, या ये जो चार की पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। ये आपके हैंडआउट में भी हैं, ये पिछले लेसन्स में भी डिस्कस हुए हैं, और यही एज इट इज आपसे इस सवाल में पूछ लिए गए हैं कि वो चार क्या तरीके हैं जिसके जरिए आप गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि उन पे प्रेशर डाल सकते हो, उनको ये कह सकते हो कि ऐसा ना करें। क्या कर रहे हैं वो इंपोर्ट्स पर बैन लगा रहे हैं। आपकी फिक्रमंद है क्योंकि आपका ये बिजनेस था, अगर उस कंट्री में इंपोर्ट पे बैन लग जाएगा तो आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। सो वो चार बातें क्या हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटेजी। Businesses may gain a position where they can pursue a financial incentive and strategy to use their economic leverage to influence public policy makers. कंपनी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटेजी, यानी कि फाइनेंशियली एक हुकूमत के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए कंपनी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो। जब ऐसा होगा तो आप पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप बोल सकते हो देखो भाई, तुम मुझसे इतना टैक्स कमाते हो, अगर तुम मुझे तंग करोगे तो मैं यहां से तुम टैक्स नहीं कमा सकोगे। WMB can offer financial support to government in support of the pressing issues faced by the country. Example, if reducing pollution is a government priority, then WMB can initiate projects and offer financial support in reducing carbon emission and managing its adverse impact on the to the government. एक और बात जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ये है कि मिसाल के तौर पर मैं देखूं कि गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मकसद है। गवर्नमेंट के जो मकसद हो ना, मैं अपनी कंपनी को ये कहूं कि भाई, या गवर्नमेंट को ये बात बोलूं कि भाई आपके जो मकसद हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिसाल के तौर पर आपका ऑब्जेक्टिव पोल्यूशन का कम करना है, मिसाल के तौर पर आपका ऑब्जेक्टिव टैक्स ज्यादा कमाना है, मैं आपको उसमें मदद करूंगा। दूसरी चीज है स्टेक होल्डर कोलेशंस। स्टेक होल्डर का मतलब होता है शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, पेबल्स, रिसीवेबल्स, सारे लोग जो आपके इदारे से जुड़े हुए हैं। WME may try to influence politics by mobilizing various organizational stakeholders, employees, stockholders, customers, and the local community to support their political agenda. WMB can organize programs to get organizational stakeholders acting as lobbyists or voters to influence the government officials to vote or act in a way that will not put a complete ban on imports of automobiles and parts. यानी कि मैं स्टेक होल्डर कोलेशन, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, मेरी कंपनी में काम करने वाले लोग, मेरी कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है पैसों की वो लोग, मेरी कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो लोग, मेरी कंपनी के इर्द गिर्द में जो लोकल कम्युनिटी है, उनका एक ग्रुप बना लूँ, एक कार्टेल क्रिएट कर लूँ। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली देखें तो सप्लायर हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, लोकल कम्युनिटी है, लेकिन इनको ग्रुप बना लें तो इनकी बात में बहुत ज़्यादा वजन होगा, और फिर मैं गवर्नमेंट से बार्गेन करूँ किसी भी सिलसिले में। Advocacy advertising. WMB can influence constituents by using advocacy advertising. Advocacy ads focus on a particular product or service like most ads, but rather on an organization or company's views on controversial political issues. देखिए, कुछ कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, हर कंपनी में, हर कंट्री में, हर जगह होते हैं।
तो मैं जो अपनी एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी जो मार्केटिंग कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स की नॉर्मल रूटीन की, उसमें उन इश्यूज को हाईलाइट करूँ। क्या एग्जांपल देता? WMB can run adverts that will advocate its value addition to the country and society। यानी कि मैं अपनी एड्स में ये दिखाऊं कि भाई किस तरह से मैं सोसाइटी में वैल्यू ऐड करता हूं, मेरी क्या अहमियत है, मैं किस तरह से कंट्री और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशंस दे रहा होता हूं। It can run ads on supporting taxes or generating employment or fostering innovation growth to advocate import of necessary and relevant goods। अब देखिए मेरा काम क्या है कि मैं अपने मुल्क से यहाँ पर यानी कि रवाडा में चीज़ें भेजता हूँ, तो मेरे लिए वो एक्सपोर्ट्स हैं, इस मुल्क के लोगों के लिए वो इम्पोर्ट्स हैं। तो यहाँ के लोगों को मैं बताऊँ कि क्यों मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो इम्पोर्ट करना आपके लिए और आपकी कंट्री के लिए फ़ायदेमंद होंगी। Trade associations, WMB can work with trade associations to influence government policy. As trade associations represent numerous businesses, government tend to give greater weight to the views of trade associations than they do to individual businesses। ट्रेड एसोसिएशंस का मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपका जो कंपनी आपका जो भी काम कर रहे हैं, इस तरह की 4 और कंपनीज मिलाकर और इनकी एक एसोसिएशन जो है वो क्रिएट कर दी। यानी कि आप अकेले नहीं हो, अब आपके साथ इर्द-गिर्द में जितनी भी कंपनीज सेम चैलेंज फेस कर रही थी, उसका आपने एक बंच या ग्रुप बना लिया। जब आप एक बिगर ग्रुप होकर गवर्नमेंट से बार्गेनिंग करोगे तो एक प्रेशर डेवलप होगा। WME can work with trade associations to publish content on widely circulated magazines and newsletters to broadcast and educate how imports help better the automobile industry। अगला क्वेश्चन कहता है Fab Tabs designs, assembles, packages and distributes high-end tablets। FT is known for its unique design and recognizes it as their core product offering। Due to a recent surge in demand, FT is facing challenges in meeting customer orders in a timely manner without compromising on product quality। बहुत सारे orders आ रहे हैं और customer के orders meet करने में बहुत मुश्किल हो रही है। FT is considering outsourcing some of its activities to meet the demand। Outsourcing का मतलब ये होता है कि आप अपना कोई ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा आपका core business नहीं है, वो किसी और से करवा लो। Required explain outsourcing। Outsourcing क्या है? Provide reasons why FT should opt for outsourcing। outsourcing क्यों opt करनी चाहिए, यानी कि outsourcing के फायदे क्या हैं? Also explain which activity should FT outsource और कौन सी ऐसी activities हैं जो outsource करनी चाहिए। Explain what disruptive technology means। disruptive technology का क्या मतलब है? Also state 2 examples of disruptive technologies और उनकी 2 examples दे दो। सवाल का आंसर देखते हैं। सवाल कहता है आउटसोर्सिंग मींस अरेंजिंग फॉर अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू परफॉर्म सम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स or management tasks instead of having to employ individuals to do the task internally as part of the organization's own activities। यानी कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि आप अपनी कंपनी के कुछ काम किसी और से करवा लो। आप अपनी कंपनी के अकाउंटिंग का काम किसी और से करवा लो, HR का काम किसी और से करवा लो, IT का काम किसी और से करवा लो और आप अपने कोर बिजनेस पर फोकस करो। When a business performs all these non-core activities itself, this diverts management's attention away from the core competencies। अगर आप ये सारे काम जो कोर नहीं है खुद करने बैठोगे तो उसकी वजह से आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी और आप मेन काम पर फोकस नहीं कर सकोगे। The management should focus on its strengths, not the routine and ordinary। It should therefore outsource non-core activities and concentrate on its core activities to make sure that it maintains or improve its competitive advantage over rivals। यानी कि आप अपने सारे नॉन कोर काम जो है वो आउटसोर्स करवा दो, वो आपको खुद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कोर एक्टिविटीज़ पर फोकस करो, यानी कि इस पर आपका फोकस होना चाहिए ताकि आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बेहतरीन हो। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो आप उस पर फोकस रहो, आप उसके लिए काम करो, आप उस प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करो, उसको बेहतर से बेहतर बनाओ रादर देन कि आप छोटी-मोटी चीज़ों के पीछे पड़ रहे हो। Therefore, Fab Tabs should outsource its known activities that are product assembly, packaging and distribution to specialized vendors to meet the demand। ये वो काम है जो आप किसी और से करवा सकते हो। Disruptive technology क्या है? Is an innovation that significantly alters the way consumers, industries और businesses operate। बहुत बार मैंने पिछले लेसन्स में डिस्कस किया कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिजनेस को 360 डिग्री चेंज कर दे।
इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने पिछले लेसन्स में दी हैं, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा वरना वीडियो का जो लेंथ है टोटल ओवरऑल वो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी किसी भी इंडस्ट्री में होने वाली एक ऐसी डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी के जरिए जिसकी वजह से उस इंडस्ट्री का ओवरऑल मैकेनिज्म सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाए और उसके ऑपरेशंस जो है वो 360 डिग्रीज चेंज हो जाए। एग्जाम्पल्स आर 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी? कहता है स्टार बिजनेस स्कूल SBS, अ रिनाउंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइडर, रिनाउंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइडर यानी कि कोई बहुत अच्छी कंपनी है, is offering a range of degree courses in business, accounting, finance, human resource, hospitality management, marketing and supply chain management। एक कंपनी है, बहुत मशहूर है, एक स्कूल है इनफैक्ट, और पूरी दुनिया में जो है वो जाना माना जाता है और मुख्तलिफ तरह के वो कोर्सेज करवाते हैं। The school boasts a strong faculty, high quality research, state of the art infrastructure and a zero tolerance policy for quality education। यानी कि क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज इस स्कूल में नहीं होगा। SBS has been receiving grants from the government, grants from the government यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई असिस्टेंस आ रही है, कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है to support its futuristic educational activities। However, due to political instability and a deteriorating economic situation in the country, the educational sector has experienced a decline in grants over the past year। फिर यहाँ पर कुछ मसले मसाइल बताए हुए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और एंड सो ऑन, इस तरह की कुछ बातें। फर्दर इट हैज बीन अंडर कंसिडरेशन that the grant shall be given to a university only on the recommendation of the Higher Education Commission and its related bill has recently been placed before the National Assembly। Recently एक डेवलपमेंट आई है कि HEC जिस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करेगा उसी को ग्रांट दी जाएगी और नेशनल असेंबली में जो है इसका रिलेटेड बिल जो है वो पास होने के लिए गया हुआ है, नेशनल असेंबली से वो अप्रूव होगा एंड सो ऑन। इन ऑर्डर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव रहने के लिए SBS has invested heavily in the latest software and technology for its education program। आपने टेक्नोलॉजी में और सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। टू इंश्योर स्मूथ डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स बोथ ऑनलाइन एंड इन पर्सन, इट इज ऑल्सो रिजर्विंग सीट्स एंड ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सीट्स रिजर्व होती हैं, उनको जो है वो स्कॉलरशिप्स अवॉर्ड करी जाती हैं। and is working on student and faculty exchange programs with world class universities। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आपकी कोई फैकल्टी जो है वो कुछ अरसे के लिए बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाए और बाहर की फैकल्टी आपके पास आ जाए और इसी तरह से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। SBS long term plans include launching various online programs for international students and opening facilitation office in countries with a high potential for collaborations and international students। अब देखिए ये सवाल है 10 मार्क्स का और क्या लिखता है, बोलते हैं कंडक्ट पेस्टल एनालिसिस ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर SBS। यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल फैक्टर्स जो ऊपर की कहानी में हैं उनको आपने लिस्ट डाउन करना है। इनिशियली इस स्पेसिफिक सवाल को कम से कम 2 से 3 बार आपको करना पड़ेगा, फिर आपकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक आदत बनेगी जिसके जरिए आप ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकोगे। अब आपको हर फैक्टर की अलग हेडिंग देनी होगी। अगर आप देखें तो टोटल कितनी बातें हैं? टोटल 6 बातें हैं। आपका आंसर बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आपने 6 चीज़ों पर फोकस करना है और 10 मार्क्स का सवाल है तो मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि हर चीज़ के लिए 4 से 5 लाइनें, यानी कि आपका जवाब जो है वो 24 लाइनों का कम से कम होना चाहिए। और अगर आप इसको 30 से 35 लाइनों पर ले जाते हैं तो भी अच्छी बात होगी। हर हेडिंग के लिए आपको तकरीबन 2 मार्क्स दिए हुए हैं, ऐसा ही है ना? अगर 6 हेडिंग्स हैं और 10 मार्क्स हैं तो हर हेडिंग के लिए 2 से भी थोड़े से कम मार्क्स हैं। तो आपने 2 ढाई सेंटेंस, 3 सेंटेंस, ढाई तो नहीं 3 सेंटेंस जो है वो आपने लिखने हैं, 4 सेंटेंस आपने लिखने हैं। अब क्या लिख सकते हैं उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज कर इस स्पेसिफिक सिनेरियो को कम से कम 1 से 2 बार दोबारा रीड करें और फिर जो है वो हम इसका आंसर लिखने के लिए आते हैं। आंसर में क्या लिखा हुआ है जनाब? स्कूल का नाम है स्टार बिजनेस स्कूल। किस तरह से आपने आंसर लिखना होगा? पेस्टल एनालिसिस फॉर स्टार बिजनेस स्कूल SBS विल कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। उसके बाद आपने पहली हेडिंग डालनी होगी जो है पॉलिटिकल। SBS इज फेसिंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। सवाल में लिखा हुआ था कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, कंडीशंस जो है वो नॉर्मल नहीं है।
इन द कंट्री एंड अ डिक्लाइन इन ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ग्रांट्स भी गवर्नमेंट दे रही है, तो ये भी पॉलिटिक्स से, गवर्नमेंट से डिपेंडेंट फैक्टर है, which include could impact its future plans and activities। एक तो इनस्टेबिलिटी है, दूसरा गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो डिक्लाइन हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, कंपनी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि फ्यूचर की जो प्लान्स हैं और एक्टिविटीज हैं वो एज पर प्लान नहीं चल सकेंगी। फिर आ जाते हैं दूसरे फैक्टर पर, जो है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। क्या लिखा हुआ है, द ओवरऑल डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। ये भी सवाल में लिखा हुआ था कि इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी हो रही हैं, तो आपने वही चीज रीफ्रेस करनी है कि भाई हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जहां पर हम ऑपरेट करें वहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी हो रही हैं, और इफेक्टिंग द एजुकेशन सेक्टर एंड कॉजिंग अ डिक्रीज इन ग्रांट्स। बिल्कुल ठीक है। हाउएवर एसबीएस इज ट्राइंग टू स्टे कॉम्पिटिटिव बाय ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स एंड लॉन्चिंग ऑनलाइन प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हो, आप स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हो, लेकिन इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं है। अब ये दो बातें कनेक्ट कैसे हो रही हैं कि जब इकोनॉमिक हालात कम बुरे हो रहे होते हैं तो लोग जो है वो फीस पे नहीं करते, स्टूडेंट्स फीस पे नहीं करते, तो आपने उनको स्कॉलरशिप्स ऑफर करनी होती हैं, आपने उनको कोई इंसेंटिव देना होता है, तो ये आपने इकोनॉमिक्स में लिख लिया। फिर आ जाते हैं सोशल पर। SBS is working on student and faculty exchange programs to collaborate with world-class universities, which could help improve its reputation and attract international students। सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है, सोशल में आपने क्या लिखना है, सोसाइटी या जो लोग हैं उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, उनको क्या फायदा होगा, यूनिवर्सिटी ऐसा क्या काम कर रही है कि जिसकी वजह से सोसाइटी के नॉर्म्स बेहतर होंगे, सोसाइटी की रेपुटेशन बेहतर होगी, सोसाइटी के जो डेमोग्राफिक हैं, जो ज्योग्राफिक्स हैं, उसके हिसाब से क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इस सवाल में ये लिखा हुआ था कि यूनिवर्सिटी एक्सटर्नल प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है जिसके जरिए बाहर के स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने आएंगे और हमारे बाहर जाएंगे, तो ये एक सोसाइटी को फायदा होगा। टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या है, एसबीएस इज इन्वेस्टेड इन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल में ये सबसे आसान पॉइंट है सिनेरियो से पिक करना। ये सामने सामने सिनेरियो में लिखा हुआ था कि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी में कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा फोकस से इन्वेस्टमेंट कर रही है टू इंश्योर स्मूथ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस lectures which will ensure smooth delivery of lectures both online and in person। Environmental या इकोलॉजिकली के लिए the impact of the school's activities on the environment is not addressed in the given scenario। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब आपने देखे इसका मतलब ये हो गया कि जबरदस्ती जबरदस्ती कहीं नहीं करनी। अगर कोई सिनेरियो, यहाँ पर कोई पोल्यूशन का जिक्र नहीं था, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऐसा कोई जिक्र नहीं था, यहाँ पे ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि स्कूल जो है वो पेड़ पौधे लगाता है, यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि स्कूल जो है वो सीएसआर एक्टिविटीज करता है, तो आपने उस पॉइंट में लिख देना है कि भाई ऐसी कोई बात यहाँ हुई नहीं है। लीगल में क्या लिखा हुआ है, बिल हैज रिसेंटली बीन पास्ड इन द नेशनल असेंबली to issue grant to a university only on the recommendation of Higher Education Commission। If the bill is passed, it could impact SBS ability to achieve its goal। अब सर ये वाला पॉइंट पॉलिटिकल में नहीं और लीगल में क्यों लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये एक लीगल मैटर है। ये अगर लॉ पास हो गया तो लॉ अगर बन गया तो वो अबाइडिंग, आपने उस लॉ को फॉलो करना होगा और आप जो है वो लीगली बाउंड हो जाओगे कि भाई ये वाली अगर वेरिफिकेशन होगी या ये वाला प्रोसेस से गुजरेगा तो आपको ये फंड्स मिलेंगे। बहरहाल जैसे कि मैंने कहा विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्किल्स आपके लिखने के इंप्रूव होते हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस दोबारा से करनी होगी। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगले सवाल कहते हैं प्रेजेंटेड बिलो आर सिनेरियोज ऑफ थ्री एंटिटीज ईच कन्फ्रंटिंग यूनिक चैलेंजेस नेसेसिटेटिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस। नंबर वन इजी फूड्स, पहली कंपनी है। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल की रिक्वायरमेंट में पहला है ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजीज ऑफ आउटसोर्सिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, डाउनसाइजिंग एंड डीलेयरिंग। ये चार चीजें क्या होती हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एडजस्टमेंट। 4 मार्क्स। तो मेरे ख्याल में ये तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो, ये हमने बहुत अच्छे से लेक्चर्स में भी कवर किया था। Suggest the right strategy for each of the mentioned entities based on the strategies explained in part A above। Provide reasons for your answer। पहले पार्ट ए करते हैं, पार्ट ए देख लेते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होता है, अपना काम बाहर से करवाना जो कि नॉन कोर है। Means arranging for other business entities to perform some administrative task or management task instead of having to employ individuals to do the task internally as part of the entity's own activities। बहुत बार रिपीट हो चुका है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज लेकर आना। यहाँ पे लिखा हुआ है रीस्ट्रक्चरिंग में बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग और हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है वर्टिकल यूं और हॉरिजॉन्टल यूं। वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी के जो कस्टमर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं उनमें कोई चेंज हो।
हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन किसी डिपार्टमेंट की चेंजेस हो रहे हो, ठीक है जी। Different organizations merge functions, sections, and departments according to their technological advancement and continuously restructure the organizational structure. Like real-time online data availability has shifted the regional decision making into centralized decisions. अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसको समझा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि इदारे के अंदर ही जो फंक्शंस हैं उनको रीशफल किया, अकाउंट्स और फाइनेंस को और टैक्स को कंबाइन कर दिया, एचआर को जो है वो अकाउंट्स के साथ कंबाइन कर दिया, आईटी को जो है वो अकाउंट्स के साथ लिंक कर दिया, या डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया। और वर्टिकल में क्या होता है कि आपने इस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग की जो आपके सप्लायर्स हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी जो चेन है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। बहरहाल यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग की बेसिक डेफिनेशन भी अगर आप लिख देंगे जो हमारे हैंडआउट्स में लिखी हुई है पिछले, तो भी सफिशिएंट होगा। डाउनसाइजिंग मीन्स द रिडक्शन इन साइज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी. It does not necessarily mean that the business entity is selling fewer goods or services. It means that its business activities are conducted by a smaller number of people. डाउनसाइजिंग के बारे में हमने पढ़ा था, टेक्नोलॉजी आने की वजह से मिड लेयर मैनेजमेंट की जरूरत कम हो गई है, या एक काम जो पहले 5 लोग करते थे अब वो 2 लोग या 3 लोग कर सकते हैं, तो आप कुछ लोगों को निकाल सकते हो। Delayering means removing one or more levels of management in the entity's organizational structure. Delayering जब होती है तो डाउनसाइजिंग ऑटोमेटिक होती है। डीलेयरिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स हैं, तो अब मिड लेवल का इतना ज्यादा रोल नहीं है, जो ऑपरेशनल लेवल है वो डायरेक्टली स्ट्रेटेजिक लोगों को जो है वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। चले जी फिर सिनेरियोस की तरफ चलते हैं। पहला सिनेरियो क्या है? Easy Foods EF, a long-standing frozen food item producer with a large workforce, has started using automatic production and packaging machinery, which has greatly reduced manual work and production time. As a result, 45% of the workforce now faces reduced hours or no work. यानी कि लोगों के पास अब या तो कम का काम टाइम काम कर रहे हैं, या तो वो वर्कफोर्स निकाल दी गई है। तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, देख लेते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है डाउन साइजिंग को, लोगों को कम कर देना। रीजनिंग क्या है? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग मशीनरी लीडिंग टू अ रिड्यूस्ड नीड फॉर मैनुअल लेबर, डाउन साइजिंग इज अ सूटेबल सोल्यूशन. This allows EF to align its workforce with the new technological landscape, ensuring cost effectiveness and improved efficiency. अब आपको लोगों की जरूरत नहीं है, आप डाउनसाइजिंग करें, आप कम लोग रखें, आप अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डाउनसाइजिंग का फायदा उठाएं। अगला आपके पास स्पाइसी फूड्स SF स्ट्रक्चर्ड विद मल्टीपल मैनेजमेंट लेवल, faces decision making challenges and delays in addressing issues. In a recent presentation to the CEO, Human Resource Department highlighted that technological advancements in SF have resulted in 40% overlapping duties across many levels of management. यानी कि ये नजर आया कि जो ऑपरेशनल स्टाफ काम कर रहा है वैसा ही काम तो ये भी कर रहे हैं मैनेजर्स, और फिर वो रिपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टर्स को। तो भाई मैनेजर्स को ही हटा दो, क्योंकि अब मैनेजर्स की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी की वजह से ऑपरेशनल स्टाफ मैनेजर्स वाला ही काम कर रहे थे। इस तरह की कोई बात हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रही है डी लेयरिंग। आप एक लेयर को रिमूव कर रहे हो। लिखा हुआ है रीजनिंग, द इशू ऑफ ओवरलैपिंग ड्यूटीज अक्रॉस मल्टीपल मैनेजमेंट लेवल इंडिकेट्स अ नीड फॉर सिंप्लीफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Delayering will streamline decision-making processes, enhance communication, and eliminate redundancy, ultimately improving the overall efficiency of SF. SF की जो overall efficiency है वो improve होगी। Delayering का मतलब ये कि एक layer ही फारिग कर दो, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी की वजह से ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक लोग आपस में आराम से कनेक्ट हो जाते हैं। अगला है आपके पास शिजा ऑटोज SA, a growing automobile assembly plant initially hired security staff through personal contacts and has been managing them manually. पहले कंपनी ने जो है वो सिक्योरिटी स्टाफ खुद हायर किया और उसको मैनेज करना पड़ता था, लीडिंग टू ऑपरेशनल चैलेंजेस, बड़े चैलेंजेस आए। ऐसे recognizes its lack of expertise in this domain and acknowledges the absence of technological tools necessary for efficient security process management. अब ये सिक्योरिटी को जो मैनेज करने वाला काम है ये आप आउटसोर्स करवा दें, आप आउटसोर्स करके सिक्योरिटी गार्ड्स रख सकते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप आउटसोर्सिंग करें। रीजनिंग क्या है? ऐसे सिक्योरिटी स्टाफ चैलेंजेस स्टेम फ्रॉम लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन दिस
डोमेन एंड एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल फॉर इट्स एफिशिएंट प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास इसकी एक्सपर्टीज नहीं है, आपका काम कुछ और है, ये आपके लिए नॉन कोर एक्टिविटी है। हाँ, जरूर है सिक्योरिटी गार्ड तो रखने हैं। Outsourcing security services to specialized agencies can enhance operational efficiency, ensure professional security management, and allows SA to focus on its core business activities. ठीक है जी, चलें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन पेस्टल से रेलेवेंट एक सिनेरियो है। 8 मार्क्स हैं, 6 बातें हैं, हर बात के लिए अगर आप 1.5 मार्क्स काउंट कर लें तो 9 मार्क्स बनते हैं। इसका मतलब 1.5 मार्क्स से भी कम है, 1 से सवा मार्क्स है, ठीक है ना। तो आपने ब्रीफली जो है वो हर चीज को एक्सप्लेन करना। सिनेरियो क्या है भाई? सिनेरियो कहता है इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल EA, a renowned multinational company, is currently considering the establishment of an electric car assembly plant in Poland. Poland में हम इलेक्ट्रिक कार का प्लांट लगाएंगे। With manufacturing and assembly plants across various countries, EA aims to capture the growing market for electric vehicles. The proposal includes selling a specific number of electric cars locally in Poland and exporting the remaining production to various parts of the world. EA's strategic move is driven by the absence of electric car assembly facilities in Poland, presenting an opportunity to cater to the evolving preferences in the automotive industry. अब आपने ये जो पेस्टल का लफ्ज है इसको जहन में हर वक्त रखना है। सिनेरियो को 2 बार 3 बार रीड करेंगे तो आपके जहन में इनसे लिंक्ड बातें आ जाएंगी। लिखते हुए, द एवोल्यूशन ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक कार्स आर पोजिशन्ड नॉट ओनली एज एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट आल्सो एज लाइफस्टाइल चॉइसेस। सोशल वाली बात की तरफ जा रहे हैं, एंड स्टेटस अक्रॉस दी सिंबल्स अक्रॉस दी वर्ल्ड। ES target demographics in Poland consists of individuals seeking eco-friendly alternatives amid rising petrol prices. Despite the somewhat unstable political and economic conditions in Poland, the government is actively working to instill confidence among foreign investors by providing tax exemptions and strengthening emission regulations, aligning with the EA's expansion plan. This venture not only promises economic benefits and job opportunities for the local population, but also addresses the increasing environmental concerns by introducing electric vehicles to the market. सबसे पहले तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर 2 से 3 बार सिनेरियो को रीड कर लें और फिर आंसर की डिस्कशन की तरफ चलिएगा। चले आंसर की डिस्कशन करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है? पोलैंड इज समवॉट पॉलिटिकली अनस्टेबल, सवाल में लिखा हुआ था, तो आपने पॉलिटिक्स वाली हेडिंग में ये बताना है कि जो जगह है वो पॉलिटिकली स्टेबल है, अनस्टेबल है। Which could pose risks for a multinational company like EA. The government is actively working to attract foreign investors, offering support to companies like EA. Government जो है वो कोशिश कर रही है कि बाहर से इस तरह की कंपनीज आएं। 2 पॉइंट्स लिख दिए, काफी हैं। इकोनॉमिक में क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक हालात कैसे हैं? द इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इन पोलैंड में बी अ कंसर्न फॉर EA. इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है चीजें, सवाल में लिखा हुआ था अगेन। Rising petrol prices could work in favor of electric vehicles, making them an attractive alternative option for consumers seeking cost-effective and cost-eco-friendly alternatives. ये भी अगेन सवाल में लिखा हुआ था कि आप जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट्स की, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो सेल्स ज्यादा हो। सोशल फैक्टर्स क्या है? द शिफ्ट टुवर्ड्स इको-फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव इंडिकेट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लोग इको फ्रेंडली चीजें प्रेफर कर रहे हैं। सोशल फैक्टर्स में आप ये देखेंगे कि सोसाइटी क्या चाहती है, क्या पसंद करती है, सोसाइटी के लिए क्या फायदेमंद है, सोसाइटी के लिए क्या नुकसानदेह। इलेक्ट्रिक कार्स आर सीन एज लाइफ चॉइसेस एंड स्टेटस सिंबल। बहुत सारे लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कार रखना एक सिंबल है कि भाई हमारे पास तो इतनी महंगी और रिसेंट गाड़ी है और हम इलेक्ट्रिक कार में ट्रेवल करते हैं, हम पेट्रोल शेट्रोल की झंझट नहीं पालते हैं, हम बहुत अमीर हैं। तो ये भी एक सोशल फैक्टर है। Technological factors, there is an absence of electric car manufacturing technology plant within Poland. By bringing the technology, EA can achieve first movers advantage. अच्छा देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये पॉजिटिव बात लिखी कि कोई इस तरह का काम नहीं कर रहा तो हमारी कंपनी जो है उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा, हम सबसे पहले ये काम कर रहे होंगे। आप यहाँ पर एक नेगेटिव बात भी लिख सकते थे कि क्योंकि कोई और ऐसा काम नहीं कर रहा तो चार्जिंग स्टेशंस कम होंगे और मुझे बहुत सारे हैसल्स का सामना करना पड़ेगा। मैं पहला होऊंगा जिसपे सब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। हो सकता है कि चार्जिंग पोर्ट्स ना होने की वजह से, चार्जिंग टाइम पर ना होने की वजह से मेरा फीडबैक भी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि अभी वो डेवलप नहीं है। Environmental factors, the increasing awareness of environmental issues in Poland presents an opportunity for EA. Electric vehicles always opportunities होती हैं। अगर environmental friendly होंगी तो वो लोग जो environmentally friendly product purchase करना चाहते हैं वो आपकी product purchase करेंगे।
Marketing the eco-friendly aspects of electric cars could attract environmentally conscious consumers. Legal factors क्या है? Parent government is actively working to instill confidence among foreign investors by providing tax exemption. ये एक लॉ पास होगा तो ये लीगल फैक्टर है कि टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी अगर कोई ऐसा काम करता है. Parent government is also strengthening emission regulations. जहां पर भी आप रूल्स, रेगुलेशंस, एग्जेम्पशंस इस तरह के लफ्ज सुनो तो वो एक लीगल फैक्टर है. ये भी सवाल में लिखा हुआ था. एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक कार्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन्वॉल्व्स इन नेविगेटिंग ट्रेड रेगुलेशंस एंड टैरिफ्स. और क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे होगे या आप मुख्तलिफ रीजन्स में ये बेचोगे तो आपने वहां के टैरिफ्स और एक्सपोर्ट की जो रेगुलेशंस हैं उसको देखना है. चलें जी, अगला सवाल है. एलिगेंट इंटीरियर्स लिमिटेड EIL, a well established company in the interior design and decor sector with over 3 decades of experience, operates its head office in Lahore. Lahore में head office है, along with regional offices in Islamabad and Karachi and outlets in major cities across Pakistan. EIL has adhered to traditional business practices, including the manual distribution of information across its 3 levels of management, strict office hours, and mandatory physical monthly management meetings at the head office. ये इसकी regulations हैं. These practices have resulted in inefficiencies, particularly in decision making, leading to competitive disadvantages. इससे बहुत इनएफिशिएंसी आ रही है. किन कामों से? मैनुअली इंफॉर्मेशन डिस्पैच होती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ लोगों को मैनुअली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आइए पढ़ लें, भाई ईमेल कर लो. दूसरा क्या है? स्ट्रिक्ट ऑफिस आवर्स. ऑफिस आवर्स बहुत स्ट्रिक्ट है. स्ट्रिक्ट नहीं, फ्लेक्सिबल होने चाहिए आजकल की दुनिया में. कभी कभार ऐसा होता है कि कोई लेट आ रहा है तो वो लेट बैठकर काम कर ले, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो अगर जल्दी किए जाएं बेहतर होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं तो देर से किए जाएं तो बेहतर होता है. एंड मैंडेटरी फिजिकल मंथली मैनेजमेंट मीटिंग्स एट द हेड ऑफिस. अब हेड ऑफिस पर हर महीने एक मीटिंग होती है. उसके लिए कोई अलग अलग हेड ऑफिस से आ रहा है, अलग अलग ब्रांचेस से आ रहे हैं. कुछ इस्लामाबाद से लोग आ रहे हैं, कुछ कराची से लोग आ रहे हैं. ट्रैवल करना पड़ रहा है उनको. ट्रैवल करने का दिन, मीटिंग का दिन, भाई आप ऑनलाइन मीटिंग कर लें. Discuss how the implementation of centralized database, intranet systems, and advanced communication tools could improve decision-making efficiency at EIL. Discuss any two potential impact these technological changes could have on the EIL's management hierarchy. क्या चेंजेस होने चाहिए? अच्छा, ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस वाला एरिया है, ये सिलेबस का जो है वो अब कोर हिस्सा नहीं है. इसको एक बार आप रीड कर लें. इनफैक्ट ये जो इंटरनेट वाला एरिया है इसको भी आप एक बार अगर रीड कर लें और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें. लेकिन यहाँ पर ये जो एडवांस कम्युनिकेशन टूल से क्या फ़ायदा होता है, ये इम्पैक्ट ऑन मैनेजमेंट हायरार्की है, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. क्या लिखा हुआ है? रियल टाइम कम्युनिकेशन हो सकती है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी. Tools like video conferencing and instant messaging enables real-time communication between the head office and outlets, facilitating quick decision making and problem resolution. Physically मिलना ज़रूरी नहीं है, online meetings हो सकती हैं. Increased flexibility. Advanced communication tools allow for more flexible working arrangements such as remote collaboration with interior designers or suppliers without compromising the quality of communication. This can enhance creativity and innovation within the company. ये दूसरा फैक्टर है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी. वरना अदरवाइज अगर आप फिजिकल मीटिंग रखेंगे तो सबका एक ही वक्त जमा होना बड़ा मुश्किल होगा. अच्छा, क्राइसिस मैनेजमेंट वाला भी पॉइंट अगेन अगर आप ना पढ़ें या सिर्फ रीड कर लें और फिर मुझसे डिस्कस कर लें बहुत होगा. ये अब नए कोर्स का पार्ट नहीं है. इम्पैक्ट ऑन मैनेजमेंट हियरार्की. टेक्नोलॉजी ये आपने करना है सही से. टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो मैनेजमेंट हियरार्की है, यानी कि जो लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है. फ्लैटनिंग द हियरार्की, यानी कि अगर पहले ऐसा होता था कि भाई एक लेवल होता था वो काम कर कर दूसरे लेवल को सबमिट करता था, तीसरा उसका रिव्यू करता था और चौथे को सबमिशन होती थी. 4 लेवल होते थे. टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जिस कंपनीज के 4 लेवल होते थे वहां 3, और जहां 3 होते थे वहां पर शायद 2 लेवल्स होते हैं. वही वाली डी लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है. The adoption of these technologies can lead to a more decentralized decision-making process. Local managers at outlets will have greater access to real-time data and communication tools, empowering them to make decisions without always waiting for directives from the head office. हेड ऑफिस की डायरेक्शंस की इतनी ज़रूरत नहीं है. टेक्नोलॉजी के हिसाब से वहीं पर आपके पास डेटा अवेलेबल होगा, आप अपने डिसीजंस ले सकते हो. दिस कैन स्पीड अप रिस्पॉन्सेज टू लोकल मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर नीड्स. Shifts in managerial roles. The role of middle management may shift from overseeing routine administrative tasks to more strategic functions, such as analyzing data trends, optimizing store layouts, and enhancing customer experiences based on centralized insights, resulting in effective achievement of organizational goals.
यानी कि जो मिडिल मैनेजमेंट है अब उनका काम रिव्यू वाला नहीं है, बल्कि वो कुछ स्ट्रेटेजिक टास्क कर सकते हैं। अगर उनको ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव नहीं किया जा रहा, डीलेयरिंग के हिसाब से निकाला नहीं जा रहा, तो उनके रोल को चेंज कर दिया जा सकता है। रादर देन कि वो काम को रिव्यू करें, काम का रिव्यू तो ऑटोमेटिक एआई कर देगा, काम का रिव्यू तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के ज़रिए वैलिडेशंस के चेक्स के ज़रिए हो जाएगा। तो ये जो आपके पास मैनेजमेंट का लेवल होगा, ये ट्रेंड एनालिसिस या ज़्यादा कंक्लूज़ जहाँ पर कंक्लूजन्स निकालने हैं, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी है, उस एरिया पर काम कर रहा हो। Increased accountability and transparency with centralized data and improved communication, it becomes easier to monitor the performance across all outlets. This leads to increased accountability as each outlet's performance can be tracked and evaluated in real time, ensuring that all locations meet the company's standards. Again, ये टेक्नोलॉजी का एक फायदा है कि आप मॉनिटरिंग आपकी आसान हो गई है। जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, वहां पर कैमरेज इंस्टॉल हो सकते हैं, वहां से सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन एक जगह गैदर हो सकती है, जिसको आप रिव्यू कर सकते हैं। ये सवाल सिर्फ एक दो बार पढ़ लें, उस इतना काफी होगा। Question number 7. Examples of technological advancements include blockchain, 5G, Intel's new generation of Core i7 processors, 3 TB USB drive, Windows 11, social media platforms, and e-commerce. Define disruptive technology and discuss whether each example of technological advancements listed above is disruptive or not. 6 marks. ये सवाल मैं एक सेपरेट वीडियो में पिछले जो आप लेसन्स अगर सीक्वेंस में देख रहे हो तो उसमें कर चुका हूँ, इसलिए मैं स्किप करूंगा। लेकिन अगर किसी ने उधर नहीं देखा तो उधर देख लें, या अगर आप इधर से रीड कर रहे हैं और कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कर लें। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है और फिर ये जो एग्जांपल्स दी थी इसमें से कौन सी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर बताया गया है। ये पहले सवाल हो चुका है इसलिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो उस वीडियो को देख लें, आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, ऑटो प्रो अ लीडर इन इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सिंस 2001 has transitioned from fuel efficient gasoline car to hybrids and EVs. Again EV का सवाल है। To address environmental concerns, the government of Pakistan supports this shift by offering 5-year tax breaks for investment exceeding USD 20 million and enforcing strict safety regulations. यानी कि ये जो कंपनी है यह फ्यूल बेस्ड कार्स के बजाय ईवी की तरफ या हाइब्रिड कार्स की तरफ आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट है, टैक्स में कंसेशन है 5 सालों के लिए। The EV industry is growing fast with innovations like ABS Terra 360 chargers and enhanced security through blockchain technology. However, challenges such as political instability, economic issues, and disruptions in lithium imports from Swaziland pose significant hurdles, particularly in price-sensitive markets like Pakistan. Despite these challenges, global EV demand persists, driven by environmental concerns. तो ये पूरी की पूरी बात है, यानी कि ये आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है, सिनेरियो के हिसाब से आपको बताया हुआ है कि आप जो है वो एक कंपनी हो, वो कंपनी जो है फ्यूल के बजाय आप ईवी और हाइब्रिड कार्स की तरफ आ रही है। गवर्नमेंट से आपको 5 साल का इंसेंटिव मिलेगा, टैक्स ब्रेक मिलेगा, टैक्स चार्ज नहीं होगा। टेक्नोलॉजी बहुत सिक्योर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, हालात भी ख़राब हैं, डिसरप्शंस भी हैं। इन लिथियम इंपोर्ट्स यानी कि जो आपकी बैटरीज वगैरह के लिए कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, और ये सारा आपके पास सिनेरियो लिखा हुआ है। अच्छा, आगे भी है। Autopro's advanced battery technology enhances range and efficiency, yet Pakistan's inadequate charging infrastructure contributes to consumer range anxiety. यानी कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। The high cost of setting up fast charging station and dependency on a single vendor for supplying critical battery components are other barriers. ये सारे barriers हैं, रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं। On the positive side, positive क्या है? 30% rise in global gasoline prices in 2024 is pushing more people towards EV. क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसकी वजह से लोग EV की तरफ आ रहे हैं। Furthermore, Pakistan's Health and Environment Committee is also working on stricter laws and fines to improve EV safety and reduce pollution. Millennials in Pakistan are strong supporters of EV, with 72% preferring them over traditional cars. This perfectly aligns with AutoPro's mission to focus on sustainability, innovation, and compliance with safety and emission standards. Perform a pastel analysis of AutoPro's operations in Pakistan's automotive industry. 7 marks. यानी कि आपने बस डेढ़ दो बातें सेंटेंसेस लिखने हैं, अगेन पेस्टल एनालिसिस करना है। अगेन बेहतरीन तरीका ये होगा कि पहले सिनेरियो को 2 से 3 बार रीड करें। अब ये तीसरा सिनेरियो है तो आप खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। कोई भी एक पॉलिटिकल जुमला, कोई भी एक इकोलॉजिकल जुमला, कोई भी एक एनवायरमेंटल जुमला, कोई भी एक
ऐसा जुमला सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ हो, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ हो, लॉ के साथ जुड़ा हुआ हो, दैट्स इट। फिर आप आंसर की तरफ आए, आंसर को पहले समझें और फिर हाँ इसको दोबारा करिएगा, लेकिन पहले आंसर को ठीक से समझ जरूर लें। क्या कहता है? सबसे पहले बोलते हैं पॉलिटिकल, Pakistan's government supports EV growth through tax breaks for infrastructure investments and strict safety rules, creating a favorable policy environment. ऐसा नजर आ रहा है कि पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट इन पावर है वो इस चीज को सपोर्ट करती है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस नेगेटिवली इफेक्ट दी बिजनेस ऑपरेशंस। ये भी सवाल में लिखा हुआ था कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो है। इकोनॉमिक में क्या लिखा हुआ है? Rise in global gasoline prices makes EVs more attractive as a cost-effective alternative. जो prices हैं गैसोलीन की वो महंगी हो रही हैं, उसकी वजह से EVs जो हैं वो ज़्यादा attractive हैं। High cost of fast charging stations are economic barriers. Again, जो फास्ट चार्जिंग स्टेशन हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? इसलिए क्योंकि वो इंस्टॉल करना एक्सपेंसिव है, तो ये इसलिए इकोनॉमिक में आया। Price sensitivity in Pakistan's market makes it tough for the industry. Lithium import disruptions from Swaziland create supply chain risk. यानी कि वो जो लिथियम की इंपोर्ट करनी है वो शायद महंगी पड़ेगी क्योंकि एक स्पेसिफिक कंट्री से लाने में मसला है। सोशल यानी कि सोसाइटी, डेमोग्राफिक्स, लोग किस तरह से चीजें देखते हैं। मिलेनियल्स इन पाकिस्तान स्ट्रांगली support EVs with 72% preferring them over gasoline cars, reflecting a shift in consumer preferences towards eco-friendly नेस एंड इनोवेशंस, यानी कि लोग तो इसको पसंद करते हैं। ग्लोबल कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन कंटिन्यूज टू ड्राइव डिमांड फॉर ईवीज। ग्लोबली भी लोगों ने ईवीज को प्रेफर किया हुआ है, वो पोल्यूशन इतना प्रोड्यूस नहीं करती हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाइक एप्स, टेरा 360 डिग्री चार्जर्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आर एडवांस्ड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंप्रूविंग सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। देयर इज अ लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स व्हिच कॉजेज रेंज एनेक्सिटी। टेक्नोलॉजिकली एक अच्छा और एक बुरा पॉइंट ये है कि गाड़ी के फीचर्स बहुत सारे हैं और फीचर्स इंक्रीज हो रहे हैं। बुरा ये है कि वो जो आपके पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं है, जिसकी वजह से मसला आ सकता है। इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल क्या है? राइजिंग ग्लोबल कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन इज एक्सेलरेटिंग ईवी एडॉप्शन। कभी भी ईवी का सवाल आए तो आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि रिसेंटली लोगों को ये अवेयरनेस आई है कि उनको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए, पोल्यूशन जो है वो कम से कम प्रोड्यूस करना चाहिए और उसकी वजह से वो ईवी प्रेफर करेंगे। Pakistan's Health and Environment Committee is introducing stricter laws and fines to enhance the safety and reduce pollution. ये चीज़ आप मेरे ख्याल में लीगल में भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो, यानी कि ये कानून पास हो गया तो एनवायरनमेंट को फायदा होगा इस तरह से, या फिर लीगल में ये कानून पास होने जा रहा है। लीगल में क्या है? कंप्लायंस विद पाकिस्तान स्ट्रिक्ट सेफ्टी एंड इमिशन स्टैंडर्ड्स इज हाईली एसेंशियल। तो जनाब इसी को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, ये इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेलेवेंट टू द अबव सिचुएशन एंड ग्रुप देम फॉर द पर्पस ऑफ पेस्ट एनालिसिस। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि पेस्ट एनालिसिस, PEST बोला है इस बार। Flavor Some, a US-based fast food chain, has gained worldwide recognition due to unique taste, exemplary ambience, and economic means. It is considering to exploit an opportunity to expand its business in major cities of Zenta. एक खाना फास्ट फूड वाली चेन है और वो एक्सपेंड हो रही है। Zeneta is a developing country where demand for fast food is ever increasing, and during the last decade, local as well as international fast food chains have enjoyed substantial profits. यहाँ पे लोग इसको पसंद करते हैं फास्ट फूड खाने को, जहां पर मैं जो है वो एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। डिस्पाइट वाइडनिंग वेल्थ गैप, फास्ट फूड हैज गेन इमेंस पॉपुलैरिटी अमंग लोअर एंड मिडिल क्लास। हाउएवर, सोशल अवेयरनेस ग्रुप्स आर प्रेशराइजिंग हेल्थ मिनिस्टर टू रिवाइज द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस ऑन फूड इंडस्ट्री। कुछ सोशल एक्टिविटीज वो कहते हैं कि भाई ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है और कोई ऐसा कानून पास किया जाए जिससे इस पर कुछ स्ट्रिक्टनेस आए। The government is offering tax holidays to encourage foreign investment. This incentive is strongly being opposed by local business community. In the past few years, Zeneta has been high inflation rate and the government is considering to raise the minimum wage rate by 25%. Government से relevant कुछ बातें लिख दी। Burger Buddy, a leading local fast food chain, is gaining popularity because of its social contribution, advanced technology, use of social media or mobile application for promotional activities, etc. फिर एक कॉम्पिटिटर है, उसके बारे में कुछ बातें बता दी। अब यहां पर आपने क्या किया? रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ पेस्ट एनालिसिस। सिर्फ पेस्ट एनालिसिस करना है। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है?
फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज encouraged बाय गवर्नमेंट बाय ऑफरिंग टैक्स हॉलीडेज, गवर्नमेंट टैक्स हॉलीडेज दे रही है यानी कि टैक्स नहीं लेगी कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक, तो ये एक फायदा है पॉलिटिकली। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स इंसेंटिव में प्रेशराइज गवर्नमेंट टू रिकंसिडर द पॉलिसी, ये पॉलिसी रिकंसिडर हो सकती है अगर इस वो जो सोशल ग्रुप था जो कहता था कि फास्ट फूड बहुत बुरी चीज है, अगर वहां पर कुछ रिवर्सल हो। Government is considering to raise minimum wage rates, which will increase the cost and may affect the profitability of business. वेज रेट्स अगर इंक्रीज होंगे, पॉलिटिकल डिसीजन है एक, अगर ये डिसीजन लिया गया तो आपके पास जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ना आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट देता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, डिमांड फॉर फास्ट फूड इज ग्रोइंग एंड फास्ट फूड चेन्स आर एंजॉयिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स, जितनी भी फास्ट फूड चेन है अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, इकोनॉमिकली अच्छा बिजनेस है। There is a widening gap in terms of wealth distribution and demand for fast food items is mainly from middle and lower class, which might be affected as the gap further widens. इकोनॉमिकली ये मील जो है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की है और गैप जो है वो बढ़ रहा है, तो एक हो सकता है कि कोई इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर हो। जेनेटा इज फेसिंग हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा है, which may have adverse impact on economy of the country and customers ability to buy। अगर चीजें बहुत महंगी हो गई तो कस्टमर्स खरीदना पसंद नहीं करेंगे। सोशल फैक्टर्स, there is an increased trend on habits of eating fast food among middle and lower classes that may compromise of major proportion of populations of Zenata। जेनेटा की पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो इस तरह का खाना खाने की तरफ जा रहे हैं। There is a pressure on health ministry to revise the health policy which may adversely impact the business prospects of fast food chain and social contributions are appreciated by consumers। ठीक है जी, ये बातें भी अगेन सोसाइटी से रिलेवेंट सवाल में ही लिखी हुई थी। फिर है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, देयर इज अ ट्रेंड ऑफ यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज अमंग फास्ट फूड चेन्स एज रिफ्लेक्टेड इन द सक्सेस ऑफ बर्गर पैटी। बर्गर पैटी एक सक्सेसफुल चेन है, उसकी एग्जांपल दी हुई थी कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करता है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो वही बात आप यहाँ लिख सकते हैं। यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज इज ऑल्सो ऑन राइज, और ये काम एक राइज पर है। सोशल मीडिया के थ्रू आप मार्केटिंग करें, आपके प्रोडक्ट जो है उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। अगला है आइडेंटिफाई 5 एक्सटर्नल फैक्टर्स which will necessitate changes in the strategies and policies of business organizations. Give 2 examples of change relevant to each external factor. एक्सटर्नल फैक्टर्स वही हैं जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल। पॉलिटिकल क्या होता है? The external factors which necessitate changes in the strategies and policies of organizations along with the relevant examples of changes are as follows. Unexpected changes in the government and or their policies, major civil disturbances or disruptions, wars between countries। अब देखें, आपने इसको लिस्ट करना था, आइडेंटिफाई करना था, एक्सप्लेन नहीं, और इनकी 2 एग्जांपल्स देनी थी। तो पॉलिटिकल में आपने लिख दिया कि वॉर हो जाए दो लोगों के बीच में, 2 कंट्रीज के बीच में, कोई सिविल डिस्टर्बेंस हो, इंटरनल वॉर हो जाए, या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करे, ये पॉलिटिकल फैक्टर में आता है। इकोनॉमिक में क्या आता है? मेजर चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसीज और ग्रांट्स ऑफ सब्सिडीज, एंट्री इनटू और एग्जिट फ्रॉम इकोनॉमिक यूनियन। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में क्या आता है? चेंजेस इन एटीट्यूड टुवर्ड्स ड्रेस कोड्स, किस तरह के ड्रेस पहने जाते हैं, और ईटिंग हैबिट्स ड्यू टू हेल्थ कंसिडरेशंस, परस्यूइंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ग्रेटर रिलायंस ऑन आईटी, आईटी पर कितनी ज्यादा रिलायंस है या ज्यादा रिलायंस करना, ये एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। चेंजेस ड्यू टू इंस्टेंट कम्युनिकेशन, फास्ट ट्रेवल फैसिलिटेशन। ये याद रखिएगा कि यहां पर आपने डिफाइन नहीं करना, आपने एग्जांपल्स के जरिए बताना है। आपने नाम लिखने सारे फैक्टर्स के और एग्जांपल्स के जरिए आप बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या आता है। इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में लिखा हुआ है शॉर्टेज ऑफ पोर्टेबल वाटर, पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड सॉइल डिग्रेडेशन। ये मसले आपके पास एनवायरमेंटल में आ सकते हैं। लीगल में अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, concerns of safety of employees working in hazardous conditions and laws relating to billboards in cities। ऐसे ही randomly उसने 3-4 लॉ से relevant बातें लिख दी। क्वेश्चन नंबर 11, briefly describe the political factors, क्या होते हैं, which should be taken into consideration by a multinational company while evaluating a decision to make substantial direct investment in a foreign country। किसी कंट्री में अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? The following political factors should be taken into consideration by a multinational company while evaluating a decision to make substantial direct investment in a foreign country। Political factors वो जो मैं कंसिडर करूंगा अगर मैं किसी बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्या होंगे? नंबर 1, from the government and its stability,
form of the government and its stability. A government having the support of its citizens and enjoying political stability will provide continuity to its economic and financial policies, which will be beneficial for MNC. MNC का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, कोई कंपनी कहीं और ऑपरेट कर रही थी और वो आपके मुल्क में आ रही है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है। तो आपकी कंपनी सबसे पहले पॉलिटिकल बात ये देखेगी कि जो गवर्नमेंट पावर में है वो लोगों ने रखी है, और स्टेबिलिटी कितनी है, यानी कि वो गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है कि कल को चली जाएगी, परसों को चली जाएगी, लोग उससे खुश हैं या खुश नहीं भी हों, लेकिन वो गवर्नमेंट वहीं रहेगी या नहीं, क्योंकि मैं आया और गवर्नमेंट नहीं आ गई और पॉलिसीज उसने चेंज करनी तो क्या होगा। Attitude towards private and foreign investment. A government which pursues policies of encouragement towards private investment, including foreign investment, will be considered favorable as against policies which will pursue government ownership of business enterprises. पॉलिटिकली फिर आप ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट इन पावर है, क्या वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करती है, क्या वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आने देती हैं, या वो चाहती है कि गवर्नमेंट ही हर काम करे। अगला है रिलेशन विद अदर कंट्रीज। अ कंट्री विच इज गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज विल बी कंसिडर्ड फेवरेबल एज इट विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फॉर एमएनसीज बिजनेस। यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट है और आपके जो मुल्क है उसका ताल्लुक दूसरे मुल्कों से कितना अच्छा है, ताकि आप वहां पे कोई चीज प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर भी सकोगे या नहीं। अगला सवाल है LLC ग्रुप, अ यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी प्रोड्यूसिंग एन असॉर्टेड रेंज ऑफ चॉकलेट प्रोडक्ट्स, इज कंसिडरिंग टू एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन जीनिया, एन अंडर डेवलप्ड कंट्री विच इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ। कोकोआ जो है वो आपके लिए आपकी चॉकलेट्स का क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। इस हिसाब से ये अच्छा डिसीजन लग रहा है। लिस्ट 8 फैक्टर्स दैट मे क्रिएट इंपीडमेंट्स एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस LLC's ग्रुप डिसीजंस टू एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन जीनिया। आप चॉकलेट बनाते हो, आप जीनिया में जाकर अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, वहां पे फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो, वहां से कोको आता है, कोको आपका रॉ मटेरियल है, तो कौन सी बातें कंसिडर करोगे जब वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे। पुअर रेलवे कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। द इम्पीडमेंट्स विच मे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस, आपने वो चीजें बतानी थी जो नेगेटिव है, सवाल में भी ये लिखा हुआ है। LLC ग्रुप्स डिसीजंस टू एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो आप ये टेक्नोलॉजिकल चीज चेक करोगे कि वहां पर अगर बुरी कम्युनिकेशन सिस्टम, बुरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड इट्स अनरिलायबल अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिक फैक्टर है, यानी कि इकोनॉमिकली चीजें महंगी तो नहीं है, रिसोर्सेज महंगे तो नहीं है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, सोशल फैक्टर है, यानी कि सोसाइटी में लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, वो मुझे आराम से मिल जाएंगे या नहीं। प्रिवेलिंग रिस्क ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉलिटिकली सारी चीजें ठीक है या नहीं। हाई लेवल ऑफ करप्शन इन गवर्नमेंटल एंड अदर सोशल सेक्टर्स, अगर वहां की गवर्नमेंट जो है वहां पर बहुत ज्यादा करप्शन होगा तो शायद मेरा वहां पर बिजनेस करना वायबल नहीं होगा, पॉसिबल या ठीक नहीं होगा। अनसर्टेन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो वहां पर गवर्नमेंट इन पावर है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, क्या वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करते हैं या नहीं। एब्सेंस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कोई फॉलो होते भी हैं वहां या नहीं, ये जनरल पॉइंट है। वी कंप्लायंस विद लॉज रिलेटिंग टू पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये लीगल फैक्टर है कि इन चीजों के बारे में कानून अगर वीक है इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। हाई रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज एंड अनफेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसीज, इकोनॉमिक में भी आ सकता है, पॉलिटिकल में भी आ सकता है। अगर ये एक नेगेटिव बात होगी कि टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। पॉलिसीज रिलेटिंग टू रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या आप इकोनॉमिकल में लिख सकते हो या लीगल में भी लिख सकते हो। देखिए, जब आप किसी और मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से प्रॉफिट अपने मुल्क मंगवाते हैं, जो आपने वहां पर नफा कमाया डिविडेंड के थ्रू कमाते हैं और लेकर आना चाहते हैं, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि एक साल में कितना डिविडेंड के तौर पर आप अपने घर लेकर जा सकते हैं। कोई कंपनी बाहर से आकर पाकिस्तान में अपना बिजनेस सेटअप करेगी, यहाँ पर उसको मुनाफा या प्रॉफिट होगा, ओनर्स बाहर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से बाहर कितना पैसा जाएगा, यहाँ से बाहर कितना पैसा जाएगा, ये भी कानून में लिखा होता है। अगला सवाल है, प्यूरेक्स लिमिटेड हैज कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इन इट्स पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस एंड इज कंसिडरिंग मेकिंग डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन एन अफ्रीकन कंट्री। बिसाइड्स द पॉलिटिकल रिस्क के अलावा state what other factors ABL should consider while making a decision regarding direct foreign investment in that country। क्या decisions consider करेंगे। Legal, demographic, social, cultural and technological factors in the African country to ascertain whether the environment is conducive for making investment in that country। वहाँ का लीगल हालात कैसे हैं, डेमोग्राफिक्स कैसी हैं, यानी कि सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, ये देखूंगा फिर इन्वेस्टमेंट करूंगा।
Availability of adequate infrastructure facilities in the African country to enable PL to undertake its business operation satisfactory. इंटरनेट ठीक चलता है या नहीं, मोबाइल फोन से कम्युनिकेशन ठीक होती है नहीं, ये कंसिडर करूंगा. Strengths and weaknesses of the local and other foreign competitors in the African country to evaluate the nature of competition. अच्छा, ये चीज हम SWOT एनालिसिस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरनल एनालिसिस का, उसमें पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप ये देखोगे कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे. Monetary policies in the African country, availability and access to financial facilities, stability of exchange rates and the regulations regarding repatriation of profits. यानी कि वहां पर मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी हैं, लोन आराम से मिल जाते हैं या नहीं, लोन पर इंटरेस्ट जो देना होता है उस पर कितनी जोर जबरदस्ती होती है, वहां से प्रॉफिट रिपाट्रिएट यानी कि यहाँ पहुंचाऊंगा उस पर क्या कानून अप्लाई होते हैं और क्या ये पहुंचाने दिया जाएगा या नहीं. Availability and reliability of economic and marketing data statistics for estimating the size of the market and potential growth. क्या मेरे पास उस स्पेसिफिक मार्केट का डेटा मौजूद है कि कितनी सेल्स होती है और मुख्तलिफ तरह का इकोनॉमिक डेटा के लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, अगर है तो वो मुझे फायदा देंगी. टैक्स की क्या लॉज हैं एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस प्रिवेलिंग इन द अफ्रीकन कंट्री एंड स्पेशल इंसेंटिव्स ऑफर्ड टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स. फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या इंसेंटिव दिए जाते हैं. अगेन इस सवाल को भी आपने 2 से 3 बार पढ़ना है तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. ब्रीफली डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्चुअल कंपनी. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या वर्चुअल कंपनी क्या होती है ये डिस्क्राइब करें. इसको भी हमने बेसिक लेक्चर में पढ़ा था कि ये वो कंपनी होती है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, हर कोई रिमोटली काम करता है और लैपटॉप्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहता है. Virtual organization is an organization which does not have an identifiable physical existence as it does not have a head office or operational premises. A virtual organization conducts its operation by means of IT systems and communication networks through a chain of business contacts to which it outsources all its operations. यानी कि आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हो. Critical factor for the successful operation of a virtual organization is the ability to manage the different external relationships and coordinate their activities to achieve positive business outcomes. एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर या CSF, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर या CSF यानी कि इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो आपका इदारा है उसके अंदर एक एबिलिटी हो कि वो आराम से एक्सटर्नली रिलेशनशिप्स क्रिएट कर ले, यानी कि वो लोगों से ताल्लुक में रहे और कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मे और मे नॉट हैव एनी एम्प्लॉइज. हो सकता है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल ओनर हो जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहा है, वही सेल्स देख रहा है, वही मार्केटिंग देख रहा है, वही मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और हो सकता है एक से ज्यादा लोग हों. अगला सवाल है सुपर्ब इंजीनियरिंग लिमिटेड SEL मैन्युफैक्चर्स पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स फॉर असेंबली मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स. During the past few years, the company has witnessed phenomenal growth in its product line and sales revenue have registered significant growth. However, the overall profitability has not shown a corresponding increase. ग्रोथ तो नजर आई है, सेल्स में प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ा. SEL considers that a substantial proportion of the efforts and energies of the management and staff at various levels are expending in handling a very wide range of diversified activities. कंपनी को ऐसा लगता है इसकी ये रीजन है कि स्टाफ जो है ना वो बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिफाइड चीजों में, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. SEL is therefore examining the feasibility of outsourcing certain activities of its operations to outside parties. कंपनी इसीलिए सोच रही है कि मैं कुछ अपने नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर दूं ताकि मैं मेन काम पर फोकस कर सकूं. यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई 4 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ईच ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इन दी अबव सिचुएशन फॉर SEL. फायदा क्या है भाई, अगर मैं अपने बिजनेस के प्रोसेसेस को आउटसोर्स कर दूं तो उसका फायदा क्या है. Outsourcing will enable the managers and the staff to concentrate in activities which are of critical importance for the achievement of the corporate mission, thus improving their core competencies and the overall productivity. यानी कि आउटसोर्सिंग की वजह से जो आपके मैनेजर्स हैं वो कोर एक्टिविटीज या क्रिटिकल एक्टिविटीज या इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर सकेंगे और जब उस पर फोकस करेंगे तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी. उसके बाद लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग में हेल्प टू रिड्यूस दी ऑपरेटिंग कॉस्ट्स ऑफ SEL. रिड्यूसिंग हो सकती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि जब आप एक्सपर्ट को हायर करते हो तो एक्सपर्ट इंटरनली फुल टाइम वर्किंग इंडिविजुअल से कम पैसे चार्ज करता है. आउटसोर्सिंग विल एनेबल SEL टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट इट विल otherwise have to incur in the facilities which will be provided by the outsourced agency. Also enable SEL to improve the core activities performance. Careful selection of outsourcing companies will help to acquire
know-how and expertise from the outsource agencies as they will be providing similar services to their several clients. और मैं कोई ऐसा आउटसोर्सिंग एजेंट हायर करूं जिसके पास उस स्पेसिफिक काम का एक्सपीरियंस हो। जब ऐसा होगा तो वो नई और अच्छी बातें मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएगा क्योंकि वो उस काम का एक्सपर्ट है और बहुत सारे इदारों में वो काम कर रहा है। Disadvantages of business process outsourcing are outsourcing involves loss of some control and places excessive reliance on outsiders. आप outsiders पर डिपेंड हो जाते हो। अगर वो काम अच्छा कर कर आपको नहीं देते हैं तो आप किसी को डांट तो सकते नहीं हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल बंदा होता नहीं है तो थोड़ा सा आपका रिलायंस किसी पे बढ़ भी जाता है। आउटसोर्सिंग कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ वैल्यूएबल इन हाउस स्किल्स। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी एक स्किल थी, आपने वो आउटसोर्स करवा दी, अब वो स्किल डिप्लीट हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, पुरानी हो जाती है और वो स्किल दोबारा से हासिल करने के लिए आप उसके डिपार्टमेंट खत्म कर चुके होते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, अच्छा खासा अकाउंट्स डिपार्टमेंट चल रहा था, आपने बोला भाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम कल से आउटसोर्स करेंगे, आप अपने सारी टीम को फारिग कर दिया। अब आपके सिस्टम्स भी खत्म होना शुरू हो गए, इंटरनल कंट्रोल्स भी खत्म होना शुरू हो गए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का वजूद भी खत्म हो गया। अब कुछ सालों बाद आपको यूँ लगा कि वापस से अकाउंट्स डिपार्टमेंट हम खुद अपना बना लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग सकती हैं। मे रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ कंपटीशन इन फ्यूचर। हो सकता है कि आपने कोई काम किसी से आउटसोर्स करवाया, वो उस काम को आहिस्ता-आहिस्ता सीखता गया और फिर उसने अपना ही कोई बिज़नेस शुरू कर लिया। आउटसोर्सिंग में रिजल्ट इन डिस्क्लोजर ऑफ क्रिटिकल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। कभी-कभार कुछ इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर्स से शेयर जाने-अनजाने में हो जाती है। अगर आपका बिज़नेस प्रेमिसेस है, वहाँ पर बाहर से लोग आ रहे हैं, वो आपकी कंपनी का हिस्सा नहीं है, बस ये काम आउटसोर्स कर देने तो उनके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला जब सैलरी इसकी कैलकुलेशन करेगा, तो उसको सारे लोगों की सैलरी पता चल सकती है। If the level of the performance is not the same, then it might result in brand dilution and shift in brand loyalty. अगर आपने जिसे आउटसोर्सिंग करवाई है वो आपको सही सर्विस नहीं दे रहा और आपके कस्टमर पर सही सर्विस नहीं डिलीवर हो रही तो उसकी वजह से आपके ब्रांड को नुकसान हो सकता है। Question number 16. The trend of outsourcing certain activities by business firms to external entities has gained considerable momentum in the past few years. Four advantages. Identify four advantages which, in your opinion, these firms expect to derive from outsourcing of selected business activities to external entities. वैसा ही सवाल है, जरा इसको एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा। इधर भी आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स लिखते हैं, क्या आप कोर एक्टिविटीज पर ध्यान दे सकते हो, आप एक्सपर्ट को अपना काम दे देते हो, वो एक्सपर्ट बेहतरीन तरह से काम कर सकता है, हो सकता है कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, आपको अपना खुद डिपार्टमेंट नहीं रखना एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने जो सवाल जवाब का हिस्सा था चैप्टर नंबर इस स्पेसिफिक चैप्टर में हमारे पास जो सवाल जवाब थे उसको डिस्कस करें। रूल बड़ा सिंपल है, इस वीडियो को 2 बार देखें, इस हैंडआउट को 2 से 3 बार रीड करें और फिर आपके पास जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें जो ये चैप्टर आ रहा है रेलेवेंट उसको 2 से 3 बार जब आप रीड करेंगे तो आपके जहन में चीज़ें बैठ जाएंगी और फिर आपको मसला नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके जहन में घुसी होंगी। मैंने जब इसको पढ़ कर सुनाया तो कुछ बातें आपके जहन में ज़रूर बैठी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।